नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो वर्ल्ड्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 6 जो है उसका सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके पहले का जो इसका टॉपिक था उसमें हमने आपका जो है पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन और उसकी पूरी टेक्निक हमने पढ़ी थी। यूनिट 8 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक दो टॉपिक बचा है उसको भी हम कवर कर देंगे। तो यूनिट 8 में आपको बेसिकली टेक्निक्स के बारे में पढ़ना था, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड की डिटेक्शन की टेक्निक, ठीक है, सैंगर मेथड वगैरह पढ़ा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, सब कुछ हमने वहाँ कंप्लीट किया। फिर जो है प्रोटीन के डिटेक्शन की टेक्निक, जिसमें एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एसटीएस पेज, इसके बारे में पढ़ा। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, उसको हम पढ़ लेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल हम कवर करेंगे। इसमें कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, उन टाइप में भी जो है आपके जितने टाइप के हैं उनका प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे और विथ डायग्राम पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया है, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा आपका, कोई भी एक, चाहे वो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी पूछ लेगा, चाहे वो HPCL पूछ लेगा, या गैस एफिनिटी आपसे जेल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पूछ लेगा। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस आपसे पूछ सकता है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, तो सारी सब कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? तो क्रोमा से आपको समझ में आ रहा हो कि क्रोमा कहीं भी वर्ड आए तो हम जो क्रोमोसोम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, कलर्ड बॉडीज़। ठीक है, कलर्ड बॉडीज़ मतलब जिसको आप कलर करके देख पाए। ठीक है, ग्राफ पे उसकी कलरिंग आप करते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी की थोड़ी सी हम अगर डिस्कवरी से रिलेटेड चले, उसकी हिस्ट्री क्या है अगर उसको देखें, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि रसियन एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मिकील स्वेट। ठीक है, अब टी यहाँ साइलेंट है, स्वेट इनको पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो है वो आपके मिखेल स्वेट थे। ठीक है, मिखाइल हिंदी में पढ़ सकते हैं, मिखेल स्वेट थे। उन्होंने जो टर्म है, ये टर्म जो है उसको दिया था, क्रोमेटोग्राफी टर्म दिया था 1906 में। उन्होंने टर्म दिया था, कौन सा टर्म? दैट इज जिसको कि आप क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस नाम को मिखेल स्वेट ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट एनालिटिकल यूज़ मतलब इसका पहली बार यूज़, एनालिटिकल मतलब पहली बार यूज़ करके देखा गया था, उसको डिस्क्राइब किया था आपके जेम्स और मार्टिन ने 1952 में। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में आया था मिकेल के, तो उन्होंने एक नाम दिया था कि क्रोमेटोग्राफी कुछ होता है। उसका यूज़ जो है, उस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ पहली बार जेम्स और मार्टिन ने 1952 में किया था। गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया था फैटी एसिड के मिक्सचर को जानने के लिए। ठीक है, मान लीजिए, चलिए मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी। इस तरीके से एक, मान लीजिए ये कोई, ठीक है, स्ट्रक्चर था फैटी एसिड का, ये फैटी एसिड का कोई कंपाउंड है, मिक्सचर, इसमें कई सारे फैटी एसिड हैं। इसको अलग करने के लिए इस तरीके से, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इन तीनों को अलग करने के लिए पहली बार इसकी एनालिसिस को जेम्स और मार्टिन ने किया था। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी है क्या? क्रोमेटोग्राफी को अगर आप देखना चाहें तो क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक है। बायोफिजिकल यहाँ क्यों कह रहा है? पहली बात तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, दूसरा इसमें फिजिकल टेक्निक मतलब फिजिक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, फिजिक्स का यूज़ किया गया है। अभी आप देखेंगे ये क्या करता है, इनेबल करता है, मतलब अलाउ करता है सेपरेशन, अलगाव के लिए। मान लीजिए आपके दो कंपाउंड हैं, जैसे आप दो तरीके के प्रोटीन, दो कलर आप देखेंगे अभी, उसमें जो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होता है, तो अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को उस तरीके से सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फैटी एसिड है, ये कौन सा फैटी एसिड है, प्योरिफिकेशन के लिए, मान लीजिए कई सारा मिक्सचर है, उसमें से हमें किसी चीज़ को निकालना है, उसको भी, इन सारी चीज़ों का ये बताता है, बारे में बताता है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के बारे में बताता है। मतलब इस सेपरेशन में, आइडेंटिफिकेशन में, और क्या करता है, इसमें प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, चाहे वो क्वांटिटी की बेसिस हो, यानी कि अमाउंट के बेसिस पे कि कितना अमाउंट होना चाहिए, क्वालिटी या उनका क्वालिटी क्या है उसके बेसिस पे। ठीक, वाइड रेंज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर मेक यूज डिफरेंट इन साइज, बाइंडिंग एफिनिटी, चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टीज टू सेपरेट मटेरियल्स। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर जो है
उसके डिफरेंस यूज़ ऑफ डिफरेंसेस बहुत सारे, जैसे साइज के बेसिस पे, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी कैसी है उसके बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे आप उसको अलग कर सकते हैं। साइज मान लीजिए कोई साइज बड़ा है कोई छोटा है, इसके बेसिस पे अलग कर सकते हैं। किसी चीज़ से बाइंडिंग एफिनिटी कैसी है, अभी आप पढ़ेंगे बाइंडिंग एफिनिटी कैसी है उसके बेसिस पे, चार्ज कैसा है, प्लस माइनस का चार्ज कैसा, उसके बेसिस पे अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पावरफुल सेपरेशन टूल है जिसका यूज किया जाता है ब्रांच ऑफ साइंस में एंड इज ऑफन द ओनली मीन्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है, इसका उपयोग हम ब्रांच में अक्सर जटिल जो कई सारे मिक्सचर वाली चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट करने का इसको एक मात्र माध्यम आप मान सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी से आप अलग कर सकते हैं। चलिए यहाँ कुछ डायग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले इसको आप देखिए, क्रोमेटिक यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक जार विथ लिड टू कीप इन सॉल्वेंट फ्यूम्स एंड रिड्यूस एवापोरेशन। अगर आप में से कोई भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, तो मुझे थर्ड सेमेस्टर का तो नहीं पता, लेकिन फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी जरूर कराई जाती है, जहाँ पे आप इस तरीके से आपको एक पेपर मिलता है जिसको वॉट्समैन पेपर कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप का आपको पेपर मिलता है जिसको कि वॉट्समैन पेपर कहा जाता है। ठीक है, इस पेपर पे आप क्या करते हैं कि इस तरीके से आपको बोला जाता है कि पेंसिल से आप क्या करिए, पेंसिल से इस तरीके से यहाँ नीचे लाइन खींच लीजिए और ऊपर, और यहाँ आपको 3 डॉट बनाने होते हैं, ऐसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मेरे टाइम पे हुआ था, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे आपको 3 लिक्विड मिलता है, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब्स में 3 लिक्विड रखे रहते हैं और आपको ये मिलता है। ठीक है, ड्रॉपर। आप इस ड्रॉपर से ड्रॉप में डाल के यहाँ पे तीनों को डालेंगे, फिर उसका प्रोसीजर होता है, उसको सुखाया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक, इसको करने के बाद जब इस पेपर पे उन तीनों प्रोटीन का आप ड्रॉप एक एक डाल देंगे, मान लीजिए एमिनो एसिड का, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलानिन, इन तीनों का आपने डाल दिया। इस तरीके से आप जी लिख देंगे यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा नीचे की तरफ, सॉरी फॉर दैट, यहाँ जी, यहाँ ए और यहाँ पे इस तरीके से एल मान लीजिए लाइसिन, इस तरीके से आप लिख देते हैं। उसके बाद इस पेपर को हम क्या करते हैं, ये जो पेपर हमने तैयार किया, इस वाले पेपर को इस तरीके का एक जार रखा रहता है और उसमें नीचे सॉल्वेंट रखा रहता है, जो कि यूजुअली क्या होता है, वाटर या अल्कोहल होता है। उसको पूरी एक नाइट के लिए हम लोग भिगोते हैं, फिर वो पेपर चढ़ता है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद क्या होगा कि हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, समझ लीजिए वही पेपर हमने इस तरीके से 3 यहाँ पे इस तरीके से रखा, फिर पेंसिल से हमने लाइन खींची है एक, उस लाइन पे हमने 3 एमिनो एसिड GLA इस तरीके से डाल दिया, ग्लाइसिन आपका ग्लाइसिन, ठीक, लाइसिन और ये एलानिन इस तरीके से डाल दिया। और क्रोमेटोग्राफिक पेपर है और ये स्टेशनरी, 2 फेज होगा, एक होगा स्टेशनरी फेज जो ये पेपर है, ठीक है, और एक होगा मोबाइल फेज। ठीक, मोबाइल फेज हमेशा गैसियस होगा और वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, लिक्विड या गैसियस होगा, मूवमेंट करेगा। तो इस तरीके से देखेंगे, जो ये लाइन आपने खींची थी, यहाँ 3 ड्रॉप डाले थे, ये तीनों ड्रॉप मूव करके अब कहाँ आ गए, ऊपर आ गए। ठीक है, और सबका मूवमेंट अलग अलग है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ है और कोई यहाँ है। और ये सॉल्वेंट की लाइन है कि यहाँ तक सॉल्वेंट आपका चढ़ा है, जो आपने यहाँ डिप किया था वो सॉल्वेंट की लाइन आपको दिख रही होगी कि यहाँ तक ये सॉल्वेंट चढ़ा है और इस सॉल्वेंट के चढ़ने के साथ ये मोबाइल फेज के साथ चीज़ें मूव हुई हैं। ठीक, ये प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पे भी आपको दिखाया होगा कि कॉलम में क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से होती है। यहाँ पे कॉटन या गैस वूल लगा है, सैंड लगाया गया है, ये लाइन आपको जो दिख रही है पहली कॉटन या ग्लॉस वूल की है, ये दूसरी येलो है, हल्की सी येलोइश लाइन जो सैंड है। अब इसमें हम स्टेशनरी फेज डाले हैं, इसमें स्टेशनरी फेज बेसिकली सिलिका या एल्यूमिना है, सिलिका या एल्यूमिना का यूज़ किया गया है स्टेशनरी फेज के लिए। ठीक, यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ सैंड लगाया गया है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ऊपर की तरफ मोबाइल या इल्यूएंट है जो मूव किया है, यहाँ पे आपने ये डाला था, ये मूव करके ऊपर आया है। ठीक, इल्यूएंट होता है जो हमको मिलता है, मोबाइल फेज को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एनालाइट है, कॉलम है, ये स्टेशनरी फेज है जो यहाँ पे है, इसी के साथ ये मोबाइल फेज है आपका। ठीक, कॉटन प्लग लगा हुआ है और ये इल्यूएंट जो था इसको इल्यूएट कर लिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ इसका यूज़ होता है। अब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसका कि कैसे क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, या जानेंगे कि हाउ डज क्रोमेटोग्राफी वर्क,
क्रोमेटोग्राफी काम कैसे करता है इस बात को हम जानेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वेयर मॉलिक्यूल्स इन अ मिक्सचर अप्लाइड ऑन टू द सरफेस और इनटू द सॉलिड। ठीक है, अगर आपने ये लिया है पेपर तो इसके सरफेस पे ना आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके सरफेस पे ऐसे आप ड्रॉप को डाल लें ताकि ये मूव करेगा, ठीक, या इनटू द सॉलिड या किसी सॉलिड पे करते हैं। और फ्लूइड स्टेशनरी फेज स्टेबल फेज इज सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर वाइल मूविंग विथ एड ऑफ मोबाइल फेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो आपका हिंदी में भी पढ़ के बता दूँ, क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? जहाँ पे जो मिक्सचर होता है मिश्रण में अणु सतह पर या ठोस में लागू होता है, ठीक है, किसी फेज पे इस तरीके से ठोस पे लागू होता है, जहाँ और द्रव स्थिर चरण जो होता है एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल चरण की सहायता से और एक मोबाइल फेज होता है, दोनों की हेल्प से क्या होता है एक दूसरे के चलते समय जब मूव होगा। ठीक है, स्टेशनरी फेज है, एक फेज इस तरीके से रुका हुआ है, एक ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे इस फेज में फिर क्या होगा सेपरेशन होगा। और इस पृथक्करण प्रक्रिया पर प्रभावी कारकों में सोखना मतलब एब्जॉर्ब होता है और इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। ठीक, नीचे अगर आप पढ़ेंगे द फैक्टर्स इफेक्टिव ऑन दिस सेपरेशन प्रोसेस इंक्लूड मॉलिकुलर कैरेक्टर रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कोई चीज़ आप जो है पूरी तरीके से, जैसे आप कोई कॉटन लीजिए, ठीक, ये कॉटन आपने लिया और ये पानी था, पानी में आपने कॉटन को डाल दिया, ये कॉटन पूरी तरीके से क्या करेगा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, लेकिन वहीं अगर आप तावा लेते हैं, तवा कैसे पैन कह सकते हैं तवा, और आपने ये गैस पे इसको चढ़ाया और आपने ये हीट दिया, ठीक, ये तवा क्या करता है हीट को एडजॉर्ब करता है, अधिशोषण करता है। ठीक है, अवशोषण नहीं। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैक्टर्स जो इफेक्टिव होते हैं सेपरेशन के टाइम में, वहाँ पे मॉलिकुलर कैरेक्टर जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो सकता है लिक्विड सॉलिड का, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड का, पार्टीशन हो सकता है लिक्विड सॉलिड का, मतलब एडजॉर्प्शन के बेसिस पे, मतलब मान लीजिए ये कोई अमाउंट है तो ये ऊपर की सरफेस इसकी क्या उस चीज़ को एडजॉर्ब कर ले। मान लीजिए ये रेड कलर का है और ये पिंक येलो कलर को इस तरीके से ऊपर से ऐसे एडजॉर्ब कर ले, पूरा कलर ना ले, ठीक, केवल और केवल क्या करे ऊपर से इस तरीके से एडजॉर्ब कर ले। ठीक, या पार्टीशन हो सकता है, मतलब ये सॉलिड और ये बीच बीच में लिक्विड, सॉलिड लिक्विड पार्टीशन हो सकता है, या उनकी एफिनिटी या डिफरेंस हो सकता है मॉलिकुलर बेसिस वेट के बेसिस पे। एफिनिटी मतलब मूव करने की एफिनिटी, कितना तेजी से मूव कर सकता है, या डिफरेंस हो सकता है उनके मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे आप उनको अलग कर सकते हैं। तो सेपरेशन में बेसिस क्या क्या हो सकता है, एडजॉर्प्शन हो सकता है वो लिक्विड सॉलिड में, पार्टीशन हो सकता है लिक्विड सॉलिड का, और एफिनिटी या मॉलिकुलर वेट का डिफरेंस हो सकता है। ठीक, because of these differences some components of the mixture stay longer in the stationary phase and they move slowly in the chromatography system while other pass rapidly into the mobile phase and leave the system faster। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी का वेट ज़्यादा है और किसी का कम है, ठीक है, या किसी की पार्टीशन जो है लिक्विड और सॉलिड की ज़्यादा है और कम है, उसके बेसिस पे क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है ना कभी कभी स्टेशनरी फेज में बहुत देर तक रुका रह सकता है, जो धीरे धीरे मूव करेगा वो क्या होगा स्टेशनरी फेज पे यहाँ पे रुका रह सकता है, रुक जाएगा, जबकि जो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं इनटू द मोबाइल फेज वो सिस्टम को जल्दी से छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ठीक, द कंपोनेंट दस फॉर्म द बेसिस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में सबसे बेसिक होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज मैंने बताया फेज कंपोज्ड ऑफ हमेशा सॉलिड या लेयर ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सपोर्ट। ठीक है, ये किसका बनाता है, हमेशा एक ठोस चरण, मतलब हमेशा एक सॉलिड स्टेट होगा या ऐसा स्टेट होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक फेज, ये एक मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, इस पे ये ऊपर की लेयर बस एब्जॉर्ब कर ले, एडजॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब का मतलब पूरा कलर ले लेती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो केवल एडजॉर्ब करेगी। ठीक, मोबाइल फेज क्या होता है, मोबाइल फेज होता है दिस इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड और गैसियस कंपोनेंट। ये हमेशा लिक्विड या गैसियस कंपोनेंट से बना होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया
ये क्या है, लिक्विड या गैसियस फेज होगा जो मूव करने का काम करेगा। ठीक, जब इसको आप डाल रहे हैं इस वाले लिक्विड में तभी ये यहाँ पे आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो बिना एक के दूसरे का काम नहीं होगा, ये म्यूचुअल इनका जो है कैसा ऑब्लिगेट रिलेशन होता है, मतलब एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे। सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड सबस्टांस कंटेंट इन द मिक्सचर इज द बेसिक कंपोनेंट इफेक्टिव ऑन द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, किस टाइप का इंटरेक्शन है उनके बीच में, ये बात जो है उसके सेपरेशन में बहुत हेल्प करती है। ठीक, रिटेंशन टाइम क्या होता है, एक अभी पढ़ेंगे आपको जब आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो वहाँ आपको रिटेंशन टाइम और आरएफ वैल्यू निकालनी होती है। मैं आरएफ वैल्यू भी बताऊंगी आपको, आरटी रिटेंशन टाइम निकालना होता है। तो रिटेंशन टाइम क्या है, मैं एक भी टर्म आपसे बचने नहीं दूंगी। अब मैं यहाँ प्रैक्टिकल तो नहीं करा सकती आपको, बट उन सारी चीज़ों को बता सकती हूँ ताकि अगर आप प्रैक्टिकल करें भी तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से। तो रिटेंशन टाइम क्या होता है, द टाइम ए कंपाउंड स्पेंड ऑन द सिस्टम बिफोर बीइंग डिटेक्टेड, इट हेल्प्स एंड आइडेंटिफाइंग सबस्टांस। एक कंपाउंड जो है कितना टाइम स्पेंड करता है डिटेक्शन से पहले। ठीक है, यहाँ इस वाले जार में कितना टाइम ये पेपर स्पेंड किया, ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इस पेपर को आप उस सिलिंड्रिकल जार से क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल जार रहता है उससे बाहर निकालेंगे। तो ये कितना टाइम यहाँ स्पेंड किया डिटेक्ट होने से पहले, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेंशन टाइम। ठीक, हिंदी में भी लिखा, वह समय जब कोई यौगिक पता लगाए जाने से पहले सिस्टम में खर्च करता है, वह पदार्थ की पहचान करने में मदद करता है, उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। ठीक, फुली आपको रिटेंशन टाइम भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और अच्छा सा डायग्राम दिया है, ये वाला तो मैंने आपको समझाया ही। ये आप देख सकते हैं सेपरेशन बाय एडजॉर्प्शन। ठीक है, सेपरेशन बाय रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। यहाँ मैंने आपको बताया था ना, या तो क्या हो सकता है, एडजॉर्प्शन हो सकता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में इतना ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे बी हो जाएगा अगर एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे एडजॉर्प्शन है। ठीक, एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे जो यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी क्या है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये जो है ये एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे बताया जा रहा है, और ये रिलेटिव सॉल्युबिलिटी मतलब कितना सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, ये एक सॉलिड सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये क्या है, यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट है, ये रहा एडजॉर्प्शन। ठीक, और ये रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। तो एडजॉर्प्शन वाले में ये एक सॉलिड सपोर्ट है, मान लीजिए पेपर है। ठीक, सॉलिड सपोर्ट इसको मिल गया। यहाँ पे सॉलिड स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे क्या है, ये स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे पूरा इस तरीके से स्टेशनरी फेज यहाँ ऐसे भरा हुआ है, ऐसे होगा। ठीक, स्टेशनरी फेज है, और ये क्या होगा, इससे इस तरीके से एडजॉर्ब होगा। देख रहे हैं आप, अंदर पूरा नहीं आया है, उसकी सरफेस से इस तरीके से चिपक गया है, इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन अगर होता तो ये पूरा अंदर आ जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ, तो प्लीज इस टर्म को आप समझिएगा, नहीं तो बच्चे हमेशा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो यही डिफरेंस है, ऐड का मतलब होता है बस ऐड हो जाना, यहाँ पे आके उसकी सरफेस से चिपक जाना। ठीक, पूरा उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक, एड्जॉर्ब करता है, इस तरीके से ये मूव करेगा। और जब रिलेटिव सॉल्युबिलिटी आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा ये लिक्विड स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे सॉलिड फेज था। सॉलिड फेज में क्या हो रहा था, एड्जॉर्प्शन। लिक्विड फेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सॉलिड सपोर्टिव फेज है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज कैसा है, लिक्विड है। ये जो यहाँ पे रखा गया है ये पानी में रखा गया है। ठीक, इस तरीके से लिक्विड है और उसमें इस तरीके से ये मूव हो रहा है। होपफुली आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोई भी जितना टर्म मैंने लिखा है ना, उससे रिलेटेड सारे डायग्राम, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको दी हुई हैं। अगर इसका नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। इसका नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस है। आप स्टूडेंट्स, हम इस बात का ध्यान देते हैं, तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बताया गया कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ये एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। ठीक, ये देखिए, ये स्टेशनरी फेज है यहाँ पे ऐसे, और इसके बीच में ये मोबाइल फेज है यहाँ पे, और इन स्टेशनरी फेज में ऐसे मोबाइल फेज के बीच में से ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक,
टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की हम बात करेंगे। पूरा प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल मैंने बता दिया कि किस तरीके से काम करता है। अब हम टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जितने आपके टाइप्स दिए गए हैं सिलेबस में, हम उतने टाइप्स की बात करेंगे। वैसे टाइप्स इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन हम जितने टाइप्स दिए हैं वो पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सबस्टांस जो होते हैं कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर्स। वैरायटी ऑफ मेथड से और कैरेक्टर के बेसिस पे इनको, जैसे मेथड्स अभी आप पढ़ेंगे, कैरेक्टर की बात करें जैसे उनके साइज के बेसिस पे, अभी ऊपर भी मैंने बताया शेप के बेसिस पे, टोटल चार्ज कितना है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, जो वाटर हेटिंग, जैसे लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो किसी कंपोनेंट पे हाइड्रोफोबिक ग्रुप है अगर उसके सरफेस पे, तो उसके बेसिस पे बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैसी है इस फेज से इसकी, इसके बेसिस पे स्टेशनरी फेज के साथ बाइंडिंग कैसी है इसके बेसिस पे अलग किया जाता है। दिस लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स ईच विद देयर ओन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आप देखेंगे और सबका खुद का इंस्ट्रूमेंट होगा अलग अलग। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा तो आपने वहाँ पे आप कोई वैसा इंस्ट्रूमेंट लगा नहीं, ठीक है, जस्ट एक ओवन लगेगा या धूप अगर आप है तो वहाँ पे भी उस पेपर को सुखाना होता है, तो अब धूप से काम चल जाएगा, या ओवन है तो ओवन में आप सुखा सकते हैं, ठीक। लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप देखेंगे, एफिनिटी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो यहाँ सब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगेंगे आपको, उनका अलग वर्किंग प्रिंसिपल होगा, सब कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी दी हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से ये देख रहे हैं कितने अच्छे से दिखाया गया खूबसूरती से कि कुछ इस तरीके का क्या होता है, ये पेपर होता है और इसमें इस तरीके से किया जाता है। जब मैंने अपने टाइम पे किया था, मैं आपको बताती हूँ, मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी खुद भी परफॉर्म किया है, तो हम लोग को भी सेम पेपर मिला था, लेकिन हमें इस सिलेंडर में इस पेपर को ऐसे सीधा नहीं डालना था, ठीक है, ऐसा पेपर हमें मिलना था, ठीक। हमें क्या करना था, इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देना था, ठीक, और यहाँ पे इसके ऊपर मान लीजिए ये दूसरी लेयर इसकी इस तरीके से, सॉरी फॉर दैट, इस तरीके से इसकी दूसरी लेयर मान लीजिए, और यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग करनी थी, ऐसे स्टिच करके तब हमें उस सिलेंडर में लटकाना था कि ताकि उस सिलेंडर के किसी भी पार्ट से, देखिए कहीं टच हो रहा है, किसी भी एरिया में ये टच नहीं हो रहा होगा, ठीक, ये कहीं भी टच नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये ध्यान देना था। तो ये पूरे सिलेंडर में इस तरीके से अगर रखा तो ऐसे टच नहीं होना चाहिए, पूरे बीच में हैंग होना चाहिए। और यहाँ जो लिक्विड था नीचे, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, इससे क्या होना चाहिए, इससे टच होना चाहिए, तभी तो ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, ठीक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम शॉर्ट में पीसीवी कहते हैं। अब यहाँ प्रियंका चोपड़ा मत समझिएगा, पीसी का मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी है, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक माना जाता है, ठीक। क्या है, सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक माना जाता है, ठीक। उसकी जो एप्लीकेशन है आइसोलेशन में, आइडेंटिफिकेशन में, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में, आइसोलेट करने में, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में, जानने में कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, और उनके क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, जैसे कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कार्बन से, ऑर्गेनिक में कार्बन से रिलेटेड कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे आयरन वगैरह, उनकी सेपरेशन में हेल्प करता है। पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक शॉनबेन, ठीक है, फ्रेडरिक शॉनबेन या फ्रेडरिक शॉनबीन आप बोल सकते हैं, यहाँ हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं उसे फ्रेडरिक शॉनबेन ही पढ़ती हूँ, ठीक है। 1865 में इन्होंने इसका पता लगाया था, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी भी दो तरीके की हो सकती हैं, एडजॉर्प्शन के बेसिस पे, ठीक, और पार्टीशन के बेसिस पे। तो एडजॉर्प्शन वाले में क्या होगा कि एडजॉर्प्शन में पेपर जो है पेपर को इम्प्रेग्नेट करेंगे, यानी कि पेपर पे सिलिका या एल्यूमिना जो है लगाएंगे, जो कि एडजॉर्बेंट की तरह ऐड करेगा। मतलब ये पेपर है, इस पर इस तरीके से सिलिका या लगा देंगे, क्या हम लगा देंगे सिलिका या एल्यूमिना। अब इस पे क्या होगा, कोई भी जो आपका कंपोनेंट है वो किसकी तरह, एडजॉर्बेट की तरह वर्क करेगा, ऐसे इससे आके चिपक जाएगा ऐसे, ठीक। ये यहाँ पे बात की जा रही है, एडजॉर्बेट की तरह वर्क करेगा।
एड्सॉर्बेंट स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेज। और सॉल्वेंट क्या करेगा, मोबाइल। अब यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है वो किसकी तरह वर्क करेगा, मोबाइल फेज की तरह, ठीक है। अब हम बात करें अगर पार्टीशन, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट इन द फिल्टर पेपर। ये जो फिल्टर पेपर है मान लीजिए, जिस पे मॉइस्चर या सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करते हैं। और दूसरा मोबाइल फेज, और दूसरा जो होता है सॉल्वेंट, वो जनरली मोबाइल फेज की तरह यूज़ होता है। इन जनरल में पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसलिए जो है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही यूज़ होता है। जो हम यूज़ करते हैं, जो हम देखते हैं, वो बेसिकली कैसा होता है, पेपर पार्टीशन। जो मैंने भी किया था या जो आप करेंगे वो बेसिकली पेपर पार्टीशन ही होगा, पेपर एड्सॉर्प्शन वाले का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इसका प्रिंसिपल देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सेम मेनली क्या होता है, मेनली पार्टीशन को हम प्रेफर करते हैं रादर देन एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की जगह हम पार्टीशन वाले का ज़्यादा यूज करते हैं। सबस्टेंस जो होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टेशनरी फेज में एंड मोबाइल फेज में। मतलब ये रहा पेपर, ये रहा पेपर, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर में ये पेपर रखा गया और नीचे ये लिक्विड, ये इसका हो गया स्टेशनरी फेज और ये हो गया मोबाइल फेज। यहाँ पे हमने चढ़ा दिया, इसको लोड कर दिया, ठीक। यहाँ सेलुलोज लेयर इन फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। अब सेलुलोज पेपर होता है, पेपर आप सबने वॉट्समैन पेपर आप देखेंगे, उस पेपर का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी में वॉट्समैन पेपर, साइंटिस्ट के नाम पे है, उसका यूज़ किया जाता है। तो अब उसमें आप सबने फिल्टर पेपर जरूर देखा होगा इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे सेलुलोज फाइबर होते हैं। फाइबर सेलुलोज पेपर किसका बना होता है, प्लांट से मिलकर बना होता है। तो सेलुलोज की फाइबर पाई जाती है, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो सेलुलोज का फाइबर स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करेगा, ठीक। और जो आपका दूसरा सॉल्वेंट आप लेंगे, जो यहाँ पे लोड करेंगे, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा आपका मोबाइल फेज की तरह, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या बफर, जो भी बफर यूज़ करेंगे या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बफर आप पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में, मोबाइल फेज की तरह यूज़ होगा। वो डेवलपिंग सोल्यूशन ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल विथ इट, ठीक है। जो डेवलपिंग फेज होगा, ठीक है, वो स्टेशनरी फेज पे इसको क्या करेगा, इस तरीके से ट्रेवल करेगा, आगे जाएगा, ठीक। Components of the sample will separate readily according to how strongly they absorb onto the stationary phase versus how readily they dissolve in the mobile phase। जो इसके सैंपल के सेपरेट होने का स्पीड होगा वो किस पे रिलाई करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने स्ट्रांगली वो एड्सॉर्ब होता है, चिपकता है उससे स्टेशनरी फेज पे, या कितनी तेज़ी से वो मूव होता है मोबाइल फेज के साथ, ठीक। कितनी तेज़ी से चिपक गया या कितनी तेज़ी से मूव हो रहा है मोबाइल के साथ, मोबाइल फेज के साथ, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा उसका सेपरेट होने का कंपाउंड, ठीक है। जो मूव कर जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, जो चिपका रहेगा वो थोड़ा नीचे रहेगा। मेरे बताने का मतलब यही है। और जब इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको मेरी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। RF वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, रिटेंशन फैक्टर इसको कहते हैं, ठीक है, RF वैल्यूज़। तो RF वैल्यूज़ क्या होती हैं, सम कंपाउंड्स इन ए मिक्सचर ट्रेवल ऑलमोस्ट एज फार एज द सॉल्वेंट डज, ठीक है। सम स्टे मच क्लोजर टू द जो है आपका जो बेस लाइन है वहीं पे। अगर इस तरीके से आपने पेपर लिया, इस तरीके से आपने बेस लाइन बनाई, तो क्या होगा कि कुछ इस तरीके से 3 कंपाउंड कुछ यहीं पे रह जाएंगे, कुछ ऊपर चले जाएंगे। इसके कहने का मतलब यही है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिलेटिव टू द सॉल्वेंट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड एज लॉन्ग एज अदर पैरामीटर्स सच एज द टाइप ऑफ पेपर एंड एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट आर कांस्टेंट। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसका जो सॉल्वेंट का है वो कांस्टेंट होता है किसी कंपाउंड के लिए, ठीक है, सॉल्वेंट कांस्टेंट होता है। कुछ अदर पैरामीटर जैसे कि पेपर का टाइप कैसा है, एग्जैक्ट कंपोजिशन कैसा, ये सारी चीज़ें भी मायने करती हैं। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिलेटिव टू सॉल्वेंट इज कॉल्ड RF वैल्यू। जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाली वैल्यू, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, यही इसकी क्या कहलाती है, RF वैल्यू कहलाती है, ठीक है। RF वैल्यू कहलाती है रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, ठीक है, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, ये इसकी रिटेंशन फैक्टर वैल्यू कहलाती है RF वैल्यू, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब जैसे RF वैल्यू निकालने का एक फार्मूला होता है जो आपको यहीं बगल में दिख रहा होगा। ये पेपर है, इस पेपर पे ये पहला वाला जो है वो A ट्रेवल किया है, दूसरा वाला B बेस लाइन,
ये ए ट्रेवल किया है, एक का बताया और इसकी बेस लाइन क्या है, बी माना गया है। ठीक, तो आर एफ वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, मतलब इस डिस्टेंस, ये कंपोनेंट कितना ट्रेवल किया इसको हम ए मान रहे हैं, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, यानी कि ये जो सॉल्वेंट आपने यहाँ पानी में रखा था, ये सॉल्वेंट पेपर पे कितना, देखिए अभी आप देख रहे हैं सॉल्वेंट यहाँ तक आया है, जबकि कैरोटीन यहाँ, जेंथोफिल यहाँ, क्लोरोफिल बी ए यहाँ, क्लोरोफिल बी यहाँ, लीफ स्टेन यहाँ, तो ये बेस लाइन, ये सॉल्वेंट कितना ट्रेवल किया उसकी वैल्यू, ये दोनों हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें आर एफ वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू या डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस कंपाउंड ने, ये इसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है। ठीक, तो देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिख रही होगी, यहाँ पे बेस लाइन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, बेस लाइन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू ये निकल के आपको दिखाया गया है, ये एग्जाम्पल है कि ये वैल्यू इतनी निकल के आई है। तो इस तरीके से आपने इसको डिस्टेंस के ट्रेवल के बेसिस पे सेपरेट कर लिया। ठीक, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, रिटेंशन फैक्टर क्या होता है सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक, अब जो दूसरी क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है इसको हम समझेंगे, इसका प्रिंसिपल जानेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी दो तरीके से चलता है, एक होता है आपका एडजॉर्प्शन के बेसिस पे, दूसरा होता है पार्टीशन के। जो हमने पढ़ा जनरली जो यूज होता है वो पार्टीशन वाला पढ़ा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज किस तरीके से होता है, अब आयन की बात कर दी तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की जाएगी। ठीक है, चार्ज के बेसिस पे यहाँ सेपरेशन होगा, बात कर दी गई है आयन की। तो आयन पे जैसे आप ये पढ़ते हैं, ठीक है ऐसे, ठीक है इस तरीके से, तो ये आयन चार्ज की बात की जाएगी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, आयन क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें, आयन एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज या सिर्फ आयन क्रोमेटोग्राफी की बात करें, दोनों बोल सकता है। एक प्रोसेस है जो सेपरेशन ऑफ आयन को उनकी पोलरिटी के बेस पे, पोलरिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पोलर कब कही जाती है, जब प्लस और माइनस पाया जाए। ठीक, प्लस और माइनस ये होती पोलरिटी। तो उनके पोलरिटी के बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी ऑफ आयन एक्सचेंजर, उनकी एफिनिटी क्या है मूव करने की, उसके बेसिस पे अलग किया जाए तो क्या होगा यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या आयन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, this principle of separation is thus by reversible exchange of ion between the target ions present in the sample solution to the ions present on the ion exchanger। तो ये क्या होता है, ये जो इसका प्रिंसिपल होता है सेपरेशन का, ये किस पे, रिवर्सिबल एक्सचेंज पे होता है, किसमें, टारगेट वाले पे क्या चार्ज है उस पे, और जो सैंपल है सोल्यूशन का उसमें क्या चार्ज है उसके बेसिस पे ये सेपरेशन होती है। इन दिस प्रोसेस टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर, कैटाइनिक और एनाइनिक। कैटाइनिक का मतलब हो जाएगा आपका माइनस चार्ज, केटायन का मतलब हो जाएगा माइनस चार्ज, और एनायन का मतलब हो जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, केटायन मतलब माइनस चार्ज और एनायन का मतलब होगा प्लस चार्ज। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस टू टाइप के एक्सचेंजर होंगे, या तो कैटायनिक एक्सचेंजर होगा मतलब प्लस चार्ज को एक्सचेंज करेगा, माइनस चार्ज को एक्सचेंज करेगा, या एनायनिक एक्सचेंजर होगा माइनस चार्ज जो है प्लस चार्ज को एक्सचेंज करेगा। कैटायनिक एक्सचेंजर की अगर मैं बात करूं, डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं। कैटायनिक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे चार्ज कैटायन को। ठीक है, तो ये जो है ये कैटायनिक जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे कैटायन को। ठीक, और दीज एक्सचेंजर आर ऑल्सो यूज्ड ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक आयन। ठीक है, एसिड पे क्या होता है आपके, ठीक पॉजिटिव चार्ज होता है ना एसिड पे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज या एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल करते हैं बिकॉज देयर नेगेटिव चार्ज रिजल्ट फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप के आयनाइजेशन की वजह से ये आता है, तो इसी वजह से क्या होता है इसको एसिडिक आयन भी कहेंगे हम। ठीक, एनायन एक्सचेंजर क्या होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होंगे। ठीक, और ये क्या करेंगे नेगेटिवली चार्ज को एनायन को अट्रैक्ट करेंगे। इनको बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल कहते हैं क्योंकि बेसिक जो है आयनाइजेशन की वजह से ये मिलते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट ऑफन परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसका यूज बेसिकली हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के फॉर्म में करते हैं इस तरीके से। देयर इनका जो वर्क होता है, देयर वर्क आल्सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ेंगे उसकी बेसिस पे ये काम करते हैं। बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज आयन एक्सचेंज, जो आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगा
यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो होंगे वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रहा आपका लो सॉल्ट एल्यूशन बफर, ये हाई सॉल्ट एल्यूशन बफर। ठीक, यहाँ पे क्या क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, सैंपल का मिक्सचर है, 3 कलर आपको देखने को मिल रहे होंगे, इल्यूशन इंचार्ज कॉलम। जैसे जैसे ये क्या हो रहा है इस तरीके से मूव हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन मिल गया आपको। यहाँ पे किसके बेसिस पे, उनके जो है सेपरेशन एफिनिटी के बेसिस पे यहाँ आपको मिल गया ऑरेंज कलर, सॉरी वॉयलेट कलर, और यहाँ मिल गया आपको ऑरेंज कलर। यहाँ भी अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है। फनल का कलर की बात करें तो ये जो कलर है इसकी बात अगर करेंगे आप, तो ये लार्ज नेट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, लार्ज के बाद नेट पॉजिटिव चार्ज, और ये नेट नेगेटिव चार्ज है, और ये लार्ज नेगेटिव चार्ज है। कलर की बात बताई है। ठीक, लार्ज और स्मॉल साइज के आपको दिख रहे होंगे, सबका नेगेटिव चार्ज बताया है। ठीक है, ये आपके पॉलीमर बीट्स विथ नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप, ये पॉलीमर बीट्स हैं नेगेटिवली चार्ज फॉर्मल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ। यहाँ पे प्रोटीन मिक्सचर है जिसको कि ऐड किया गया है कॉलम में कैटायन एक्सचेंजर के साथ। ठीक है, ये प्रोटीन को मूव करके जब यहाँ पे अलग किया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इनका सेपरेशन कैसे हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन फ्लोज थ्रू। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड्स नेगेटिवली चार्ज बीट्स। जो पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले से बाइंड कर रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो पॉजिटिव वाले से आके बाइंड करेंगे। ठीक, तो इनका सेपरेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, आयन के बेसिस पे। होपफुली आपको समझ में आएगा। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के, तो दिस फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी रिलाइज ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज हैं उनके अपोजिट चार्ज के अगर माइनस है प्लस है तो माइनस के साथ अट्रैक्शन, इनको आयन एक्सचेंजर या एनालाइट कहेंगे इस बेसिस पे। आयन एक्सचेंजर जो बेसिकली होंगे जो है चार्ज उनके ऊपर होगा वो किस तरीके से कोवैलेंट तरीके से एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। सरफेस ऑफ इनसॉल्युबल मैट्रिक्स, इनसॉल्युबल मैट्रिक्स का सरफेस होगा उस पर इस तरीके से आपको जैसा मैंने यहाँ दिखाया इस तरीके से आपको अटैचमेंट इस तरीके से, ये स्टेशनरी फेज है ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, और इसमें इस तरीके से अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे व्हेन सस्पेंडेड इन एक्वा सोल्यूशन, जब इनको एक एक्वा सोल्यूशन में डाला जाएगा, द चार्ज ग्रुप ऑफ द मैट्रिक्स विल बी सराउंडेड बाय आयंस ऑफ द अपोजिट चार्ज। जब इनको एक लिक्विड वाले सोल्यूशन में डाला जाएगा, एक्वस सस्पेंडेड, एक्वस का मतलब वाटरी सोल्यूशन में डाला जाएगा, तो अपोजिट चार्ज वाले जो मैट्रिक्स होंगे वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इन दिस आयन क्लाउड आयंस कैन बी रिवर्सिबली एक्सचेंज विदाउट चेंजिंग द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आके अटैच होगा तो कोई इसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये एक साथ अटैच होके क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन यहाँ होता है। बात करेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, नाम ही है हाई परफॉर्मेंस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ठीक, कैसी, लिक्विड। ठीक, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अभी आपने क्या पढ़ा था, आयन, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, पेपर। पेपर क्या सॉलिड होता है, यहाँ पे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करोगी, वो भी हाई परफॉर्मेंस। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को कॉमनली HPCL के नाम से भी जाना जाता है। एनालिटिकल टेक्निक है जिसका यूज सेपरेट करने में, आइडेंटिफाई करने पर और क्वांटिफाई करने में यूज किया जाता है। किसको, मिक्सचर को। ठीक है, किसी मिक्सचर को जो है सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। HPCL की अगर बात करें तो इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा भी। ठीक है, HPCL की बात करें तो ये बेसिकली जो है हाईली इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ है कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है कॉलम में जो यूज होता है। ठीक, इस तरीके से आपने कॉलम देखा था, कॉलम में उसका ये हाईली क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है, हाईली इंप्रूव्ड वर्जन है। ठीक, जैसे फ़ोन में ही क्या होता है, सारे ही एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, लेकिन उसमें आप देखते हैं हमेशा क्या होता है, रेडमी नोट 5, नोट 9, नोट 10, नोट 11, फिर प्रो मैक्स, क्या होता है, उसी चीज़ को हम इम्प्रोवाइज़ करते जाते हैं। और बेसिकली इम्प्रोवाइज फ़ोन में क्या होता है, कैमरा क्वालिटी, स्टोरेज क्वालिटी और रैम रोम, यही आपका इसमें जो होता है इम्प्रूवमेंट होता है, और बाकी फ़ोन में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता। ठीक,
तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी उसको पतला बना देंगे, मोटा बना देंगे, और कोई इम्प्रूवमेंट होता नहीं है फ़ोन में। उसी तरीके से प्रोसेस वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सॉल्वेंट बीइंग अलाउड टू ड्रिप थ्रू अ कॉलम अंडर ग्रेविटी, इट इज फोर्स्ड थ्रू अंडर हाई प्रेशर। यहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सॉल्वेंट को ग्रेविटी के बेसिस पे, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बेसिस पे ऐसे डाल दे रहे थे, वो मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोर्स देंगे, 400 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देंगे कि वो मूव करे। ठीक, इस तरीके से देखेंगे आप। इस तरीके से सॉल्वेंट का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पंप लगेगा, इंजेक्टर लगेगा, HPCL कॉलम है, कॉलम के बाद ये डिटेक्टर लगेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और ये जो वेस्ट मटेरियल होगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको इम्प्रोवाइज कर दिया गया, कॉलम वही है, ठीक, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है इसमें। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें प्योरिफिकेशन किस तरीके से होता है। प्योरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन सेपरेशन कॉलम। सेपरेशन कॉलम्स आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेक्टर विटेक्टर अटैच दिखेंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज तो वही है, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। तो कॉमन प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का, उसके बीच में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। स्टेशनरी फेज जो होता है वो क्या होता है, ग्रेनुलर मटेरियल होगा। ग्रेनुलर मटेरियल का मतलब ग्रेन्यूल्स जिसमें पाया जाए, इस तरीके से ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट जब आप ब्लड का WBC का वो पढ़ते हैं डिवीज़न, तो इसी के बेसिस पे ना जिसको कलर किया जा सके, इसको बेसिकली आप करेंगे तो इसमें कलर आएगा, जो कि आपका न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल आप पढ़ते हैं। ठीक, ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। ठीक है, तो ये ग्रेनुलर विथ वेरी स्मॉल पोरस पार्टिकल इन सेपरेशन कॉलम। ठीक है, ग्रेनुलर मटेरियल होंगे और पोरस होंगे, थोड़े छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, मोबाइल फेज की बात करें दूसरे उसमें अदर हैंड में एक सॉल्वेंट होता है या सॉल्वेंट मिक्सचर होता है, विच इज फोर्स्ड हाई प्रेशर थ्रू द सेपरेशन कॉलम, जिसपे हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगाते हैं जब यहाँ से इसको मूव कराना होता है। ठीक, यहाँ ग्रेनुलर क्या होगा, यहाँ पे ग्रेनुलर स्टेशनरी फेज और उसमें लिक्विड फेज जो होगा क्या होगा, वो आपका लिक्विड फेज होगा। ठीक, मोबाइल फेज होगा। वाया ए वैल्यू विथ अ कनेक्टेड सैंपल लूप दैट इज स्मॉल ट्यूब और कैपिलरी मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। द सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू मोबाइल फेज थ्रू द सिरिंज। अब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को इसमें डाल रहे हैं। ठीक, सिरिंज के उससे हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, यही बताया जा रहा है यहाँ पे, जो कि स्टेनलेस स्टील का कैपिलरी इसका कैसा बना होगा, ये आपको कैसा बना होगा, स्टेनलेस स्टील का होगा। ठीक, जिसका बर्तन आप थाली यूज़ करते हैं अपने घरों में। ठीक, प्लेट्स यूज़ करते हैं। पंप करेगा सेपरेशन कॉलम में यूजिंग सिरिंज। सबसिक्वेंटली फिर क्या करेंगे, द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सैंपल माइग्रेट थ्रू द कॉलम एट डिफरेंट रेट्स। वो सबसिक्वेंटली यानी कि साथ साथ में क्या होगा, के अंदर डिफरेंट रेट पे दे रिटेन्ड और टू वेरिंग डिग्री ऑफ बाय इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। जैसा स्टेशनरी फेज के साथ उसका जो मॉलिक्यूल्स उनका जैसा इंटरेक्शन रहेगा उसके बेसिस पे अलग होंगे। आफ्टर लीविंग द कॉलम को छोड़ने के बाद इंडिविजुअल सबस्टांस आर डिटेक्टेड बाय सूटेबल डिटेक्टर। सूटेबल डिटेक्टर से जब एक कॉलम को छोड़ के जाएगा तो सूटेबल डिटेक्टर से इनका डिटेक्ट करेंगे हम, एंड पास्ट ए सिग्नल ऑफ HPCL सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। और इस तरीके से एक हमको सिग्नल मिलेगा HPCL के सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर पे। एट द एंड में क्या करेंगे, ऑफ दिस ऑपरेशन या रन क्रोमेटोग्राम इन द HPCL सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर इज ऑब्टेन्ड। ये क्रोमेटोग्राम एक मिलेगा। ठीक, ये क्रोमेटोग्राम मिलेगा। जैसे आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पढ़ते हैं अपने हार्ट रेट के लिए, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ना, वो आपकी मशीन होती है। ठीक, सॉरी, इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राफ होता है वो आपकी मशीन होती है, और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये इस तरीके से जो आपका हार्ट का वेव मिलता है, इस तरीके से आप पढ़ते हैं T वेव, QRS वेव, और यहाँ सॉरी P वेव, QRS वेव और ये T वेव, इस तरीके से जो आपको मिलता है। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक, ग्राम, मशीन को ग्राम नहीं कहते, उस मशीन का नाम ग्राफ होता है। तो उसी तरीके से हम क्रोमेटोग्राफ मशीन डिटेक्टर का यूज़ करेंगे और इस तरीके से क्रोमेटोग्राम एक मिलेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा इस वाले कंपोनेंट का मूवमेंट इतना हुआ, इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ। तो ये क्या बताता है, पीक्स बताती है कि किस कंपोनेंट का मूवमेंट कितना हुआ। ठीक, तो क्रोमेटोग्राम अलाउ करता है आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन डिफरेंट सबस्टांस का। तो ये मशीन कुछ इस तरीके की दिखने वाली होती है, जिसमें ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है।
एक सॉल्वेंट हम लेते हैं, पंप का यूज करते हैं, फिर सैंपल डायरेक्ट नहीं डालते, इस तरीके से HPACl कॉलम होता है, इसमें क्या होता है मिक्सचर का सेपरेशन होता है। फिर हम यहाँ स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बाद सैंपल को हम इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक। जो आपका स्टेशनरी फेज होगा ग्रेनुलर होगा, मोबाइल फेज क्या होगा सॉल्वेंट होगा, और सैंपल डालेंगे, उसके डिटेक्टर से डिटेक्ट करेंगे और क्रोमेटोग्राम हमें मिल जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसका सेपरेशन होता है, जैसा आप सोचते हैं उस तरीके से नहीं होता, ठीक। मशीन का यूज़ किया जाता है। होपफुली आपको HPCl 3 अभी तक में हमने पढ़ा। एक पढ़ा हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा हमने पढ़ा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, थर्ड हमने पढ़ा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक, HPCl। अब जो चौथा हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला आपका जल फिल्ट्रेशन या जल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक। तो नाम से ही पता चल रहा होगा जल की बात की जा रही है, जल फिल्ट्रेशन या जल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ जल का यूज होगा, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी डायग्राम मैंने दिया, डायग्राम मैं आपको कहीं नहीं छोड़ूंगी, प्रिंसिपल डायग्राम सब कुछ A to Z चीजें आपको मिलेंगी, ठीक। तो अगर बात की जाए जल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी की, तो जल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को जल फिल्ट्रेशन या साइज एक्सक्लूजन, साइज के बेसिस पे ये जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। ये जो साइज एक्सक्लूजन या जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है पोरस मैट्रिक्स होता है, कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जैसे जिसमें क्रॉस लिंकिंग की जाती है, जैसे पॉलीस्टराइन की, क्रॉस लाइक डेक्स्ट्राइन का, पॉलीएक्रेमाइड जेल का और एग्रोज जेल का। एग्रोज जेल का तो हमेशा जेल का नाम जहाँ जाए वहाँ एग्रोज जेल जरूर यूज होगा। तो इन सब की क्रॉस लिंकिंग करा के, मतलब इस तरीके से इनको जोड़ के, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग करा के इसका यूज। बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम क्या यूज़ करते हैं कुछ कंपाउंड्स का, जैसे डेक्स्ट्राइन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रिलामाइड जेल या एग्रोज जेल का, और उनकी क्रॉस लिंकिंग करा के उनको हम एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं, ठीक। सेपरेशन जो इनका होता है बेस्ड होता है एनालाइट की मॉलिकुलर साइज पे, ठीक है, क्योंकि जो इनका जेल होता है वो मॉलिकुलर सीव की तरह, मतलब सीव क्या होता है जिसमें से हम मूवमेंट करा सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे मूव होना रहता है, तो इनके साइज के बेसिस पे इनका मूवमेंट चेक किया जाता है, ठीक है। टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन की सेपरेशन के लिए पॉलीसैकेराइड्स, एंजाइम, सिंथेटिक पॉलीमर्स की सेपरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो टेक्निक है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट डेवलप हुआ था 1955 में। लैथे एंड जो साइंटिस्ट थे लैथे एंड राथवेन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इस तरीके से जेल का परमिएशन होता है, ठीक है। पोरस ये होता है, सब्सटेंस पैकिंग होती है उसमें, क्रोमेटोग्राम ये यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। ABCD जो आपने यूज़ किया है उसका क्रोमेटोग्राम मिला है कि ये कितना मूव किया है, A और B का, C यहाँ पे इतना मूव किया है, D यहाँ पे इतना मूव किया है, ठीक। इस तरीके से सैंपल मिक्सचर की बात करें तो ये सैंपल का मिक्सचर है, 2 सैंपल यूज़ किया गया था, ठीक है। सॉल्वेंट का फ्लो दिखाया गया है कि यहाँ तक गया, ये यहाँ तक, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ रेड वाला यहाँ, ये यहाँ, और ये रेड वाला ग्रीन वाला यहाँ, इस तरीके से, ठीक। वहीं पे अगर यहाँ बात करें तो इसका भी सेम प्रोसेस है, आप देखेंगे सैंपल का मिक्सचर, मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफरेंट साइज के यहाँ पे यूज़ किए गए हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक। सॉल्वेंट का फ्लो दिखाया गया यहाँ पे, यहाँ, फिर इसका यहाँ और यहाँ, और इस तरीके से ये रिटेंशन टाइम RF वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, सबका रिटेंशन टाइम दिया जाता है, देखा जाता है, यहाँ भी रिटेंशन टाइम आपको दिखाया गया, ठीक। अगर मैं प्रिंसिपल की बात कर लूँ, यहाँ पे आप चाहें तो एक डायग्राम और देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी फेज और इनिशियल बैंड दिखाया गया है, ABC 3 कंपाउंड लिया गया, तीनों का सेपरेशन दिखाया गया, ठीक। इल्यूट कर दिया गया जब बाहर निकाल दिया जाता है। ये रहा मोबाइल फेज, सॉल्वेंट डिलीवरी पंप है, सैंपल को इंजेक्ट किया गया, GPC जल फिल्ट्रेशन, जल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, डिटेक्टर, और इस तरीके से क्रोमेटोग्राम मिल गया, ठीक। प्रिंसिपल की अगर मैं बात कर लूँ तो प्रिंसिपल क्या है, टेक्निक है जिसका सेपरेशन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट किस पे बेस्ड होता है, मॉलिकुलर वेट या साइज पे, ठीक। तो हर जगह देखिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कहीं साइड का यूज, कहीं पार्टीशन के बेसिस पे, ठीक है। तो हर जगह कहीं लिक्विड के बेसिस पे यूज़ हो रहा है, ठीक। स्टेशनरी फेज क्या होता है, पोरस पॉलीमर होते हैं, कंप्लीटली फील्ड होता है सॉल्वेंट से, जो कि मोबाइल फेज होता है। पोरस पॉलीमर जो है डेक्स्ट्रीन का, पॉलीसैकेराइड, पॉलीएक्रिलामाइड जेल का, एग्रोज जेल का, और सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज है, सॉल्वेंट जो है वो मोबाइल फेज है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल और पंप थ्रू स्पेशलाइज्ड कॉलम, तो जो मॉलिक्यूल है उनको स्पेशलाइज्ड कॉलम के थ्रू पंप किया जाता है, जिसमें कि माइक्रोपोरस पैकिंग मटेरियल होते हैं, जैसे कि जेल, ठीक है। जेल मैंने बताया ही आपको,
बेसिस क्या होता है सेपरेशन का? साइज, टोटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोर्स, जो पोर से इस तरीके से छोटे छोटे पोर है इससे जो निकल जाए वही क्या करेगा, इसको सेपरेट हो पाएगा। वाइल स्मॉलर मॉलिक्यूल एक्सेस द इंटीरियर ऑफ दैट पोर्स पार्टली और होली, जबकि जो छोटे वाले होंगे वो पूरे निकल पाते हैं या उसी में रुक जाते हैं। ठीक, फ्लो ऑफ द मोबाइल फेज हेंस विल जो है कॉज लार्जर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द कॉलम, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स जल्दी से पास हो जाते हैं अनहिंडर्ड, मतलब जो इनके लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, वो जेल के साथ कुछ उनका वो बिना उसके अंदर जाए हुए क्या होंगे, आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि बड़े हैं उसके बेसिस से, मतलब छोटा सा पूरा इससे बड़ा है तो निकल जाएगा आराम से। ठीक, जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो धीरे जाएंगे, रिटार्डनेस का मतलब होता है मंद गति से चलने वाला, धीरे जाएगा क्योंकि वो पेनिट्रेट करेगा जेल को, तो पहले जेल को पेनिट्रेट करेगा फिर आराम से निकलेगा। जो बड़े वाले होंगे ऐसे साइड से निकल जाएंगे क्योंकि वो साइज में बड़े हैं। ठीक, तो इस बेसिस पे इनका क्या होता है, एक्सक्लूजन होता है, इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो होपफुली आपको जेल परमिएशन, जेल फिल्ट्रेशन, साइज एक्सक्लूजन, जो भी नाम इसका दे दे आपको यही मटेरियल लिखना है। ठीक, यही चीज़ लिखनी है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आपका जो है लास्ट आप नहीं कह सकते, ये आपका यहाँ का लास्ट बट नॉट लीस्ट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। तो एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है सेपरेशन के लिए। ठीक है, प्योरिफिकेशन और स्पेसिफिक एनालिसिस होता है किसी सैंपल का कंपोनेंट का। इसका यूज़ क्या करते हैं, इट यूटिलाइज द रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरैक्शन। रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरैक्शन, आयन एक्सचेंज में आपने क्या देखा था, रिवर्सिबल आयन का उसमें एक्सचेंज था। ठीक है, मॉलिकुलर रिकॉग्निशन करते हैं जिसको कि एफिनिटी कहते हैं, विच रिफर्स टू द अट्रैक्टिंग फोर्स एक्सर्टेड इन द डिफरेंट डिग्रीज बिटवीन एटम्स विच कॉज देम टू रिमेन इन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट फोर्स लगाया जाएगा जिसकी वजह से दो जो है डिफरेंट एटम्स इस तरीके से साथ में रहेंगे। वहाँ क्या था, प्लस और माइनस आयन साथ में आ रहे थे। आयन, अगर आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, एग्जाम्पल एंजाइम विथ एन इनहिबिटर, एंटीजन विथ एन एंटीबॉडी। जैसे किसी एंजाइम के साथ, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अपने इस तरीके से एंजाइम है, ठीक, इस तरीके से एंजाइम है और ये अपनी सबस्ट्रेट के साथ इस तरीके से बाइंड कर जाता है लेकिन कभी कभी ये इनहिबिटर भी इसी शेप का आ जाता है तो इनहिबिटर से भी बाइंड कर जाता है। एंटीजन जो होते हैं कभी कभी एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ आके बाइंड करते हैं। ठीक, तो एंटीजन एंटीबॉडी को जब डिटेक्ट कर पाएगा तभी इससे आके बाइंड करेगा। इस तरीके के इंटरैक्शन को अलग करना क्या कहलाता है, आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। यही सेम चीज हो रही थी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, लेकिन वहां पे क्या था, पॉजिटिव और माइनस पोलैरिटी का ध्यान दिया जाता था। यहाँ पे क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक, डिस्कवर किसने किया था, आपके पेड्रो कॉट्रिक जो है कैसस। ठीक है, आप यहाँ पे क्यूट्रेकैसस, कॉस क्यूट्रेकास, जो भी कॉट्रेकैसस, जो भी आप पढ़ पाए इसको, क्यूट्रेकॉस आप पढ़ सकते हैं, और मेयर विल्चेक। ठीक है, मेयर विल्चेक, यहाँ पे मीर विल्चेक लिखा है तो जैसा आप पढ़ पाए, मेयर विल्चेक या मीर विल्चेक। और पेड्रो, आपके पेड्रो तो सेम है लेकिन क्यूट्रेकास या क्यूट्रेकैसस आप जो भी पढ़े इसको सेम है। कोई हमको लंदन जाके इनको वेरिफिकेशन नहीं देना कि हम आपका नाम गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो रही है, बाइंडिंग को चेक किया जा रहा है। बाइंडिंग किस तरीके से, एटम्स की बाइंडिंग को चेक किया जा रहा है। ठीक, एटम्स की बाइंडिंग को हम चेक करेंगे। तो बाइंड देखिए, टारगेट प्रोटीन है, ये कुछ इस तरीके का टारगेट प्रोटीन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ब्लू जो है टारगेट प्रोटीन आपको दिख रहा होगा। ठीक, अदर कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, ये अदर कंपोनेंट्स है मिक्सचर के। ठीक, इनको देखा जा रहा है। ठीक, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट का शेप है, ये लीगेंड है, ये जो स्ट्रक्चर है लीगेंड है। एफिनिटी रेजिन है, इस तरीके से आके इससे लीगेंड बाइंड करेगा। और ये डिस्टिलेटिंग साइड, ये एक्सक्लूजन रेजिन है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंड कराया जा रहा है इस तरीके से। ये लिगेंड आके इससे बाइंड करेंगे, एफिनिटी वॉश करेंगे, ये था इस तरीके से लिगेंड आ गया और इससे एफिनिटी वॉश कलर आ गया, इस पर एफिनिटी वॉश करेंगे। फिर ये क्या होगा, एल्यूट करेंगे, तो एल्यूट से हमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें निकाल जाएंगी और ऑटोमेटिक विथ प्रोफिनिया सिस्टम ऑटोमेटिकली ये क्या होंगे, डिसॉल्टिंग करेंगे इसकी और हमें जो कंपोनेंट चाहिए है वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, यहाँ पे से वही चीज़ दिखाई गई है। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, स्टेशनरी फेज जो होते हैं
कंसिस्ट ऑफ अ सपोर्ट मीडियम ऑन विच सबस्ट्रेट, जिस पे क्या करे सबस्ट्रेट या लिगेंड बाउंड कोवैलेंटली स्टेशनरी फेज पे आके लिगेंड इस तरीके से बाइंड कर सके। दिस इज लिगेंड। आप सबने अगर पढ़ा होगा आपका मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी नाम, वो क्या कहते हैं आपका सिग्नलिंग। सिग्नलिंग में आपने लिगेंड का नाम सुना होगा कि हर कंपोनेंट के लिए सिग्नलिंग जब होती है तो एक लिगेंड होता है और ये लिगेंड इस सिग्नल से आके बाइंड करता है। तो उसी तरीके से ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इससे आके लिगेंड बाइंड करेगा कि हमको इसी से जाके बाइंड करना है। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होगा वो सपोर्ट मीडियम की तरह बाइंड करेगा, काम करेगा, जिससे आके क्या होगा सबस्ट्रेट या लिगेंड जो है वो आके बाइंड करेगा कोवैलेंटली, कोवैलेंट बॉन्ड से, इन सच अ वे दैट द रिएक्टिव ग्रुप दैट आर एसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल आर एक्सपोज्ड। और इस तरीके से बाइंड करेगा कि जिससे जो टारगेट मॉलिक्यूल है जिसको एक्सपोज करना है वो हमको पूरी तरीके से दिखाई दे। एज अ क्रूड मिक्सचर ऑफ द सबस्टांस इज पास्ड थ्रू द क्रोमेटोग्राफी कॉलम, ठीक है। क्रूड मिक्सचर को जो कच्चा पदार्थ है उसको हम कॉलम से पास करेंगे। सबस्टांस विद बाइंडिंग साइट फॉर इमोबलाइज सबस्टांस बाइंड टू स्टेशनरी फेज, जो इमोबलाइज यानी कि जो मोबाइल नहीं है वो इससे आके स्टेशनरी फेज से बाइंड कर लेंगे। while the other substance is eluted to void volume of the column, जबकि बाहर जो उसके कॉलम के वॉल्यूम को क्या करने के लिए, शून्य करने के लिए बाकी को हम निकाल देंगे, ठीक है। वंस द अदर सबस्टांस आर इल्यूटेड, जब एक बार जो बेकार के सबस्टांस उनको निकाल दिया जाएगा तो जो बाउंड टारगेट मॉलिक्यूल है can be eluted methods such as including a competing ligand in the mobile phase or changing the pH, ionic strength और polarity condition। जब एक बार आप वेस्ट वाले को निकाल देंगे तो फिर उसमें क्या करेंगे, कुछ टारगेट मॉलिक्यूल को डालेंगे, जैसे कि वो कोई कंपीटिंग लिगांड हो सकता है, लिगेंड हो सकता है, कोई मोबाइल फेज हो सकता है, या कोई चेंजिंग पीएच चेंज करने वाला हो सकता है, उसको डाल के आप उसको अलग कर लेंगे, ठीक, इस तरीके से, ठीक। ये रहा आपका इल्यूशन कॉलम। तो यहाँ से ये निकला और यहाँ से वेस्ट को निकाल दिया गया, और टारगेट वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ अलग से डालेंगे, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन से लिगेंड या मेटाबोलाइट ऐड हुआ, इसको यहाँ डाला गया और इसी को निकाल दिया गया, ठीक। यहाँ ये डायग्राम सबसे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, समझ में आपको आएगा। ये आपका यहाँ पे सैंपल को लोड किया गया, वॉश और इल्यूशन दिखाया गया, ठीक है। ये रेजिन मॉलिक्यूल्स हैं और ये प्रोटीन का मिक्सचर आपको दिखाया गया है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एफिनिटी टैग, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को ही निकाला जाएगा, जो आपको किस तरीके का दिख रहा होगा, ये वाला, ये कलर, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपको दिखाया जाएगा। एफिनिटी टैग इस पे लगाया जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से एफिनिटी टैग यहाँ पे इस तरीके से है, लगेगा, इसको इसमें डाला जाएगा, ठीक है। अनवांटेड प्रोटीन को सबसे पहले अलग किया जाएगा, वेस्ट बफर डाल के वॉश किया जाएगा, फिर एल्यूशन बफर डाल के इसमें से जो टारगेट वाला है उसको अलग कर लिया जाएगा। तो होपफुली आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओवरऑल जितनी क्रोमेटोग्राफीज हुई हैं उनका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यानी कि दवाइयों के सेक्टर में है, किसी आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किसी ट्रेस एलिमेंट को, ट्रेस एलिमेंट आप सभी जानते हैं जिसमें आपके सल्फर और फास्फोरस वगैरह आते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स को जानने में, जो कम पाए जाते हैं उनको, केमिकल्स को जानने में, कंपाउंड को सेपरेट करने पे, उनके मॉलिक्यूलर वेट या एलिमेंट कंपोजिशन के बेसिस पे, अननोन कंपाउंड को डिटेक्ट करने में, मिक्सचर को प्योरीफाई करने में, ड्रग के डेवलपमेंट में, दवाई के डेवलपमेंट में, ठीक। केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। टेस्ट वाटर, अगर कोई टेस्टिंग सैंपल चल रहा है तो वाटर पॉन्ड का, किसी डिफरेंट पॉन्ड का टेस्टिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। HPCl और GC है, इनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जब कोई कंटामिनेंट होते हैं, जैसे कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल PCBs या पेस्टिसाइड या ऑयल है, ठीक है, उनमें इनका यूज बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बहुत सारे लाइफ साइंस के एप्लीकेशन में इनका यूज किया जाता है, ठीक। यूज है फूड के स्पॉयलेज में, एडिटिव डिटेक्शन में, न्यूट्रिशन क्वालिटी में इन सब का यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में, जैसे कि पैथोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी में, क्राइम साइंस में इन सब का यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन भी आपको पता चल गया होगा। लिमिटेशंस क्या है, देखिए सबकी हर जगह लिमिटेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का लिमिटेशन क्या है, तो ये आपके पोलर मॉलिक्यूल को अलग नहीं कर सकता, ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड का यूज़ किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिगेंड का यूज़ किया जाएगा, स्टेशनरी फेज अलग है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ जेल परमिएशन की, तो ये क्या है, साइज के बेसिस पे अलग करेगा, तो ये पार्टीशन, एड्जॉर्प्शन, इन सब के काम को नहीं कर सकता है, ठीक। वहीं पे अगर HPCl की बात कीजिए तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड है, तो ये क्या है,
जैसे यहाँ पे आप एनायन वाले को जो आपका आयनिक एक्सचेंज आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आयनिक एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशन यही होता है कि किसी को लिमिट कहाँ पे किया जाए, आपको रोका कहाँ गया है, क्यों दूसरे की जरूरत पड़ी। आयन एक्सचेंज तो सिर्फ आयन का कर रहा है, बाकी सारी चीजें नहीं कर पा रहा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सारे ईजी हैं, बट ये आयन वाले को अलग नहीं कर पाएगा, और जो है बहुत सारे साइज वाले को अलग नहीं कर पाएगा। तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। तो क्रोमेटोग्राफी में अगर किसी का लिमिटेशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया। एप्लीकेशन तो मैंने सबका बता दिया है, तो आप एप्लीकेशन में वही लिख सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर का पूछ लिया, जैसे परमिएशन, जेल परमिएशन का पूछ लिया आपसे, ठीक है, या पेपर क्रोमेटोग्राफी का पूछ लिया, तब भी आप क्वेश्चन को हैंडल करके आएंगे, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। ऑप्शनल पूछता है तो भी आप टेक्निक लगा सकते हैं वहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके, कि 4 ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है उसके हिसाब से। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। और जब आपके पेपर होने वाले होंगे, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर आपके पेपर होने वाले हैं तो आप हमें बताइए टेलीग्राम चैनल पर हमारे, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, आप जिस तरीके से कैसे पेपर आपको सॉल्व करके आना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे, ताकि उससे आपको हेल्प मिलती है। एज अ यहाँ पे मैं आपको एज अ सिस्टर या एज आप टीचर मान लीजिए गाइड कर सकती हूँ कि किस तरीके से आप चीज़ें करें तो इफेक्टिव होंगी आपके लिए। और आज के लेक्चर में इतना ही, बस तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।